हेलो। मैं डॉक्टर चंद्रकला, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बयाना में बीए पार्ट 3 के अपने सभी समाजशास्त्र के विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम जिस टॉपिक को लेकर आपके मध्य उपस्थित हुए हैं वह टॉपिक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैबरमास के थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव से रिलेटेड है, जो वॉल्यूम नंबर 1 में दिया गया है। तो आज हम चर्चा करेंगे हैबरमास के थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव का वॉल्यूम 1 में। हैबरमास ने अपनी पुस्तक के प्रथम खंड में संप्रेषणीय क्रिया के सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए तार्किकता अथवा विवेकशीलता की एक ऐसी अवधारणा को विकसित करना आवश्यक माना जो आधुनिक दर्शन और सामाजिक सिद्धांतों के व्यक्तिनिष्ठ और व्यक्तिवादी विवेचन से स्वतंत्र हो। दो बातें इसमें आई हैं, व्यक्तिनिष्ठ और व्यक्तिवादी विवेचन से स्वतंत्र। उनके अनुसार आधुनिक आनुभाविक रूप से परीक्षा कर लिया गया तार्किकता का सिद्धांत समाज विज्ञानों के लिए व्यवहारिक होना भी जरूरी है। इसका तात्पर्य है कि तार्किकता से संबंधित किसी भी सार्वभौमिक दावे को तभी वैध माना जा सकता है जब उसकी प्रामाणिकता कुछ उच्च स्तरीय लेकिन अस्पष्ट मान्यताओं से संबंधित न हो तथा उसकी जांच ऐतिहासिक संदर्भ में एक दूसरे से भिन्न दशाओं के बीच भी कर ली गई हो। तार्किकता के वैज्ञानिक रूप को परिभाषित करते हुए हैबरमास ने लिखा है, तार्किकता विचार का वह तरीका है जिसकी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में कभी भी आलोचना तथा व्यवस्थित परीक्षा की जा सके। अधिक विस्तृत रूप में तार्किकता एक मानसिक योग्यता है जो उन व्यवहारों में स्पष्ट होती है जिनके लिए पर्याप्त कारण उपलब्ध हों। इस तरह हैबरमास ने क्या किया, तार्किकता को समझाया है। हैबरमास ने तार्किकता की इसी अवधारणा के आधार पर समाजशास्त्रीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए संप्रेषणीय क्रिया का एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और संप्रेषणीय क्रिया के सिद्धांत के द्वारा हैबरमास ने मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत तार्किकता की व्याख्या का पुनः अध्ययन करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा यह भी स्पष्ट किया कि मानवीय क्रिया पर वेबर का दृष्टिकोण बहुत सीमित प्रकृति का है। हैबरमास ने तर्क दिया कि सामाजिक क्रिया के बारे में वेबर की सैद्धांतिक मान्यताओं से इसका झुकाव एक उद्देश्यपूर्ण तार्किकता की ओर दिखाई देता है। इसके साथ ही जब वेबर क्रिया को एक ऐसे मानवीय व्यवहार के रूप में स्पष्ट करते हैं जिसमें कुछ विशेष अभिप्रायों अथवा भावनात्मक अर्थों का भी समावेश होता है, तब वेबर द्वारा प्रस्तुत क्रिया का सिद्धांत क्रिया करने वाले या एक या कुछ एकाकीकर्ताओं तक ही सीमित रह जाता है। ये बात आपको वेबर ने बताई। इस संबंध में हैबरमास का विचार क्या है? हैबरमास का विचार है कि जिस क्रिया को वेबर ने उद्देश्यपूर्ण तार्किक क्रिया कहा है उसे साधारणतया राज्य के उन माध्यमों के द्वारा प्रभावपूर्ण बनाया जाता है जो लोगों की क्रियाओं में समन्वय लाने के लिए साधन के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। इसी तरह की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने भाषा अर्थात लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया।
इसके फलस्वरूप सामाजिक एकीकरण के दो आधारों के बीच विरोध की दशा पैदा हो जाती है। यह दोनों आधार अभिव्यक्ति तथा माध्यम हैं। हैबरमास क्या कहते हैं? हैबरमास कहते हैं कि भाषा अथवा अभिव्यक्ति संप्रेषण का वह आधार हैं जिसका उद्देश्य पारस्परिक बोध तथा सामूहिक कल्याण में वृद्धि करना होता है, जबकि माध्यम का तात्पर्य उन उपव्यवस्थाओं से है जो सफलता पर आधारित क्रियाओं को अधिक महत्व देती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तार्किकता की व्याख्या बहुत सीमित अर्थ में होती है तो इसके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दुष्परिणाम स्वयं जनसाधारण को उठाने पड़ते हैं। यह दुष्परिणाम व्यापक रूप से फैलने वाली स्नाविक बीमारियों जैसे तनाव है, मादक पदार्थों के सेवन, मानसिक असंतुलन, व्यवहार संबंधी व भावनात्मक संबंधी कठिनाइयों के रूप में सामने आते हैं। उनकी अभिव्यक्ति अपराधी व्यवहारों में भी हो सकती है, विरोधपूर्ण समूहों या परस्पर विरोधी धार्मिक संप्रदायों की गतिविधियों के रूप में भी होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके समाज में दिखने लगती हैं। हैबरमास कहते हैं कि एक आशावादी विश्लेषण क्या है? पारस्परिक सामंजस्य की स्वाधीनता और आदर्श वास्तव में उस क्रियाविधि से गहराई तक जुड़े होते हैं जिसका संबंध अभिव्यक्ति के माध्यम से मानवता का सामाजिकरण करना होता है। इसी को उन्होंने संप्रेषणीय तार्किकता की प्रक्रिया कहा है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी। उनके शब्दों में संप्रेषणीय तार्किकता वह है जिसका संबंध एक मत के लक्ष्य को प्राप्त करने, उसे बनाए रखने तथा उसका पुनर्परीक्षण करने से होता है। यह ऐसा एक मत है जो विभिन्न विषयों के बीच आलोचना योग्य प्रामाणिकता के दावों को मान्यता देने से संबंधित होता है। संप्रेषणीय तार्किकता की इस मुख्य परिभाषा के द्वारा हैबरमास ने तार्किकता की विवेचना में अवधारणात्मक तार्किकता की जगह सामाजिक तार्किकता पर अधिक बल दिया है। यही तथ्य उनकी संप्रेषणीय क्रिया के सिद्धांत का आधार बना है। उनके अनुसार तार्किकता का यह रूप साझा किए गए विचारों को वाणी में व्यक्त करने की तार्किकता को मान्यता देने से संबंधित है। और सरल शब्दों में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि संप्रेषणीय तार्किकता वह है जिसमें तार्किक वाद विवाद का तत्व प्रधान होता है। क्या होता है? तार्किक वाद विवाद का तत्व प्रधान होता है। इस दृष्टिकोण से संप्रेषणीय क्रिया वह है जो यह मानकर चलती है कि क्रिया करने वाले व्यक्ति एक दूसरे की समालोचना करने में सक्षम हैं। इसी संदर्भ में हैबरमास ने विचारों के तार्किक आदान प्रदान से संबंधित अभिव्यक्ति के उन 3 पक्षों का उल्लेख किया है जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिनसे संबंधित परिणाम अधिक मान्य और उपयोगी होते हैं। अब मैं एक एक करके आपको वो तीनों बताने का प्रयास करती हूँ। पहला है किसी तार्किक कारण की परीक्षा करने की प्रक्रिया जो शक्ति या दबाव से युक्त होती है तथा जिसमें दमन और असमानता के विरुद्ध अपनी प्रतिरक्षा करने की शक्ति होती है। दूसरा क्या है? दूसरा व्यक्तियों के बीच एक ऐसी अंतरक्रिया जो कुछ विशेष नियमों पर आधारित होती है। और बच्चों, तीसरा है एक विशेष विषय या समस्या से संबंधित प्रभावपूर्ण तर्कों को प्रस्तुत करने की क्षमता। इस प्रकार पुस्तक के पहले खंड में हैबरमास ने तार्किकता या संप्रेषणीय तार्किकता की अवधारणा को भली भांति
स्पष्ट किया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको हैबरमास द्वारा दिया गया संप्रेषणीय क्रिया का सिद्धांत वॉल्यूम फर्स्ट में जो विचारधाराएं हैं वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है और ये आपको समझ में आई होंगी। फिर भी बच्चों, यदि कोई आपकी क्वेरी है, कोई पॉइंट आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर या मोबाइल द्वारा या ईमेल आईडी द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम को आपकी प्रॉब्लम को समझा सकूं और उसका समाधान कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। और कल फिर एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए गुड बाय।